नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली 2023 जो है ये जारी की जा चुकी है और क्या चीजें इसमें जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए और देखते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं। इसमें बहुत सारे अध्याय दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे दिया है इसमें अध्याय 1 दिया है। तो ऐसे इसमें आपको कई अध्याय देखने मिलेंगे और हर अध्याय के अंतर्गत आपको कुछ चीजें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे अध्याय 1 जो प्रारंभिक है, तो यह जो नियमावली होगी यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 कही जाएगी और ये गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से ही प्रवृत्त यहाँ पर रहेगी। अब हम इसमें बहुत सारी बातें हमें दे रखी है, पर हम चाहें तो उनको डिटेल कर सकते हैं, पर यहाँ पर समय हमारा काफी ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम सीधे चलते हैं हमारे उन बिंदुओं की ओर जो यहाँ पर हमारे लिए जानना ठीक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अगले अध्याय पर पहुंचते हैं। देखिए अगला दूसरा अध्याय 3 जो होगा, आयोग की कार्य संचालन प्रक्रिया। तो आयोग किस प्रकार से कार्य करेगा, उसकी जो कार्य संचालन प्रक्रिया क्या होगी, क्या बैठकें होंगी, ये सारी चीजें भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी इन चीजों से हमें यहाँ पर कोई लेना देना इसमें फिलहाल नहीं है। हमारे लिए जो चीजें होंगी वो हमारी जो नियुक्ति की प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, वो किस प्रकार से होगी, परीक्षाएं कैसी होंगी, इंटरव्यू बता रहे हैं तो उसमें वो किस प्रकार का होगा, ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारे लिए इसमें जानना जरूरी है। तो चलिए अगला जो हमारा अध्याय रहेगा यहाँ पर अध्याय 3 पर हम हैं और उसके बाद में अध्याय 4 और 5 में ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो अगले अगले अध्याय पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अध्याय 4 जहां पर अर्हता यानी कि हमारी जो भी अध्यापक के लिए योग्यता वगैरह जो रहेंगी उन चीजों को यहाँ पर इसमें देखने को हमें मिल सकता है। तो अध्याय 4 जहां पर अध्यापक और निदेशक की अर्हताएं रहेंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीयता यहाँ पर दे रखी है। तो भाई राष्ट्रीयता यानी कि भारत का नागरिक होना, नागरिकता अधिनियम के अनुसार वो होना चाहिए। और कुल मिलाकर के सीधी बात है, भारत का नागरिक हो, यानी कि किसी भी राज्य के यदि अभ्यर्थी भी यहाँ पर इसमें लेने के इच्छुक हों, फॉर्म डालने के इच्छुक हों, तो वो भी यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में बात करें तो आयु सीमा, तो आयु सीमा जो भी यहाँ पर विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी उसमें जो भी अधिनियम होंगे उनके तहत ही यहाँ पर आयु सीमा जो रहेगी उसमें देखने को हमें मिल जाएगी। और कहीं कहीं पर जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी जो हैं उनकी दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार के द्वारा भी निर्दिष्ट की जाए। मतलब कि यहाँ पर जो आयु सीमा में छूट मिलती है, उसमें आरक्षण मिलता है, वो चीजें भी इसमें देखने को मिल जाएंगी। अब अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षिक अर्हताएं आरक्षण आदि याचन रहेगा, तो यहाँ पर किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवर्तित सुसंगत अधिनियम सेवा नियमावली विश्वविद्यालय या फिर जो भी परि नियमावली के अनुसार होगी यहाँ पर। और प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अधियाचने और आरक्षण पर विनिश्चय यहाँ पर करेंगे। आगे चलते हैं वैवाहिक परिस्थिति। तो वैवाहिक परिस्थिति में कुछ ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात इसमें देखने को नहीं है, सिर्फ वही चीजें जो हम जानते हैं बेसिक सी बात है कि कोई भी ऐसा पुरुष अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, और यह ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से एक से जीवित पत्नी अधिक जीवित पत्नी यहाँ पर हो। आगे है बालिका महिला संस्था में पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रतिषेध। तो यहाँ पर कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका महिला संस्था में किसी अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर जो महिला और बालिका संस्था रहेंगी वहां पर महिला अनुदेशक की ही इसमें नियुक्ति देखने को मिलेगी। अब आगे हम चलते हैं भर्ती प्रक्रिया। भर्ती की जो प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार से यहाँ पर रहेंगी। तो भर्ती का स्रोत क्या होगा, तो देखिए अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों सेवा नियमावली और विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित है। तो जहां जिसकी आवश्यकता होगी जो अपनी नियमावली देंगे वो उसमें जो वर्णित रहेंगे उन्हीं के आधार पर यहाँ पर भर्ती जो है देखने को मिलेगी।
रिक्तियों का उदाहरण और अधिसूचित किया जाना, तो देखिए जो भी नियुक्ति रहेंगी वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो भी नियुक्तियां होंगी उन्हें यहाँ पर अधिसूचित इसमें किया जाएगा। तो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंध अथवा प्राधिकृत अधिकारी सीधी भर्ती के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार रिक्तियों की संख्या का उदाहरण करेगा और रिक्तियों को यथास्थिति निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशक या निदेशक, महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से यहाँ पर आयोग को दी गई रीति से अधिसूचित करेगा। रिक्तियों की अधिसूचना तथा आवेदन प्रस्तुत करना। आयोग जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, अन्य आरक्षित श्रेणियों जैसा कि सरकारी सेवाओं में समय समय पर लागू हो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में करेगा जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो और चयन हेतु विचार किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसी विज्ञप्ति आयोग अपनी वेबसाइट पर भी यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। इसी के साथ में बात करें अगले पॉइंट की, तो यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों की सापेक्ष चयन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग के द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यानी कि 3 साल के अंदर उस पर यदि हमें पूरी प्रोसेस होते हुए नहीं दिखती है तो यहाँ पर आयोग उसे निरस्त कर सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञप्ति करने का अधिकार होगा। इसी के साथ में अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापक के चयन हेतु विज्ञापन के लिए रिक्तियों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी और उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि को अतिरिक्त रूप से इसमें रखा जाएगा। इसी के साथ में चयन की जो प्रक्रिया रहेंगी ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है इसमें जानना, और ये प्रक्रिया क्या होगी, देखिए आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में निम्न में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा और परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक जो होगा साक्षात्कार के लिए होगा। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा का पूर्णांक का 100% अंक होगा और पूर्णांक का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा। यदि कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा ये आयोग के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो चीजें होंगी, कुछ ऐसी परीक्षाएं होंगी जहां पर साक्षात्कार हो सकता है, कहीं पर नहीं हो सकता है। ये चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। आगे देखें तो लिखित परीक्षा जो होगी उसके लिए आयोजन जो है वो आपका जिला मुख्यालयों पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ में स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्यों के पद पर चयन है तो लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षणिक प्रदर्शन, तो ये बड़े लेवल की चीजें हैं और बड़े लेवल के लिए जो भी हमारे स्नातक, स्नातकोत्तर और महाविद्यालयों के लिए जो परीक्षाएं होंगी उन सभी के ऊपर भी यहाँ पर इसमें बात देखने को मिलती है। अंक एवं साक्षात्कार को समेकित करके इसमें योग्यता सूची, मतलब कि जो जहां पर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू और हमारी लिखित परीक्षा दोनों के अंक को जोड़ करके यहाँ पर जो मेरिट सूची होगी वो इसमें बनेगी और जहां पर साक्षात्कार लिया जाना है तो साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे जाएंगे। साक्षात्कार के अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ये होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिव्यक्ति की योग्यता की दृष्टिगत यहाँ पर साक्षात्कार के अंक दिए जाएंगे और लिखित परीक्षा में यदि कोई उत्तीर्ण अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं तो अभ्यर्थी की संख्या की रिक्तियां की संख्या से 3 से 5 गुना तक जैसा आयोग उचित समझे वैसा यहाँ पर ली जा सकती है। तो अगला हमारा बिंदु जो है, जो भी मेरिट का जो क्रम होगा किस प्रकार से इसमें देखने का मिलेगा। अध्यापक अनुदेशक के जिन पदों का साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है उसमें आयोग की लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त हुए अंकों को जोड़कर जहां केवल लिखित परीक्षा होना है उसमें आयोग मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापन के सापेक्ष मेरिट के क्रम में जो अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त पाए जाए उनका एक पैनल यहाँ पर तैयार इसमें किया जाएगा और इसी के साथ में चयनित अभ्यर्थियों के नाम की जो सूची होगी जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जब कोई इंटरव्यू में भी सफल हो जाता है, मेरिट के अंदर भी नाम आ जाता है, तो उन सभी चीजों की सूची जो है वो वेबसाइट पर ऑनलाइन यहाँ पर प्रदर्शित इसमें की जाएगी। तो
ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे इस भर्ती परीक्षा से संबंधित चीजों इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक और महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कोई नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के बाद की बात है ये, आयोग जो है वो नियुक्ति का आदेश जो है जो भी उम्मीदवार रहेगा, जो भी अध्यापक, निदेशक जो भी रहेंगे, जिस पद के लिए वो उचित होंगे, तो यहाँ पर 30 दिन अनिवार्य हो जाते हैं। मतलब डाक के माध्यम से रजिस्ट्री, डाक के माध्यम से उसको नियुक्ति आदेश की प्राप्ति हो, ऐसा यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा। और 30 दिन के अंदर यदि वो कार्यभार नहीं कर पाते हैं, मतलब कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर उनकी नियुक्ति यहाँ पर रद्द हो जाती है और ये सेवाओं का नियम ही होता है। तो ये भी चीज हमें इसमें देखने को मिल जाएगी, है ना। और यदि कोई भी चयनित अभ्यर्थी प्रभार ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो अपने जो कारण है उनका उल्लेख करते हुए अपना अभ्यावेदन यहाँ पर निदेशक के समक्ष प्रस्तुत उनको करना होगा। तो ये सारी चीजें जो इसमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए, लिखित परीक्षा और जो साक्षात्कार होगा, तो लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से न्यूनतम 40% अंक दिए जाना अनिवार्य है और अधिकतम यहाँ पर 90% को। तो कुल मिलाकर के ये जो 40-90 की बात हो रही है, तो कम से कम यहाँ पर 40 अंक जो है इंटरव्यू के मिल सकते हैं और अधिक से अधिक 90%, यानी कि 10 अंक रखे जा रहे हैं, तो 4 यहाँ पर मान लीजिए और 9 इसमें अधिकतम हो जाएंगे। तो ये चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी और पूरी नियमावली जो है इसको आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये ओएमआर शीट से संबंधित बात है, जहां पर ओएमआर शीट वगैरह जो ऑफलाइन हमारी परीक्षा होगी, तो ओएमआर शीट पर ली जाएंगी, उनका किस प्रकार से यहाँ पर परीक्षा होगी, परीक्षा का शुल्क होगा, परीक्षा का संचालन होगा, ये सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो यहाँ पर आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।